भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत के हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 4, जिसमें बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बात करेंगे। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया तथा तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। संविधान के प्रस्तावना के विषय वस्तु अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अग्रिगत, अधिनियत और आत्मप्रपित करते हैं। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों की से शक्ति का अधिकृत करता है। दूसरा, भारत की प्रगति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि यह 26 जनवरी 1949 को यह तिथि उल्लेख करती है। प्रस्तावना के मुख्य शब्द। प्रस्तावना में मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है। संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने में के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र की में सदस्यता उसकी संप्रभुता को उसी के मायने में सीमित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। दूसरा, समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान से अंतर्निहित थी उसी स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में आवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया। धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही कुछ राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश के सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। इनके नाम है परिप्रच्छा या रिफरेंडम, पहल यानी इंटेंटिव, प्रत्यावना या प्रत्याशी के वापस बुलाना यानी रिकॉल, तथा जनमत संग्रह यानी प्लेबिस्सिट। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधेयिका के प्रति जवाबदेह है। वैश्विक मताधिकार, सामाजिक चुनाव और कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहत रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है। इस आयाम में डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रुटि के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ भी आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल और उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था की। संविधान एक समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक, सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए जा सके। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजाशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। न्याय प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूप शामिल हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। इसका मतलब है कि समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारियों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार।
आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के लिए इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता का अधिकार इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए कि प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1779 से 1799 में लिया गया 1779 से 1799 ईस्वी में लिया गया। समता। समता का अर्थ है समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक की स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल्यवंश निषेध। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता। अनुच्छेद 16 अप्रसिद्धता का अंत। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम की धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 325 तथा दूसरा लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान। अनुच्छेद 326 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष का जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन है और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार पर सुरक्षित करते हैं। बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारों की भावना। संविधान एकल नागरिकता। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विधाताओं से ऊपर हट सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति एक सदस्य एम जो मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों 51 का में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुँचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद के में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ रूप में किया गया ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ में की बदली ना जा सके, बल्कि प्रगति का परिलक्षण हो। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं पर पार पाना है। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर हैं। इसमें संविधान सभा का महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों
के सपनों और अभिलाषाओं का परीक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष पर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी सप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है और यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्र के सर ऑर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों में को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। यह प्रस्तावना का संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। यह प्रस्तावना के पाठ से इतना प्रभावित है कि उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज़्यादा है कि यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि यह संविधान का एक भाग है या नहीं। बेरूबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या का अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान की अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, तो प्रस्तावना का अंत में शामिल किए जाने के कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह संविधान के जनकों के मत में साम्यता रखता है। दो तथ्य उल्लेखनीय है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरूवाड़ी संघ 1960 के तहत किया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय में व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्द को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। Thanks for watching and sharing. Please like and subscribe.